हेलो एवरीवन। आज के इस एनालिसिस में हम गुप्त साम्राज्य के बारे में डिस्कस करेंगे। आज का जो फोकस पॉइंट होगा, आज के एनालिसिस का जो फोकस पॉइंट होगा स्कंदगुप्त होगा। इस एनालिसिस के थ्रू आप एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक के पढ़ने के तरीकों को सीख पाएंगे। यूपीएससी एग्जाम और स्टेट पीसीएस एग्जाम में क्वेश्चंस पूछने का क्या अप्रोच होता है, क्या एंगल होता है, उस अप्रोच को आप सीख पाएंगे। क्योंकि यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एग्जाम को क्लियर करने के लिए आपको एनसीईआरटी की बुक का पढ़ने का तरीका पता होना चाहिए। साथ ही साथ यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एग्जाम में क्वेश्चंस पूछने का जो एंगल होता है, जो अप्रोच होता है, वो आपके दिमाग में अच्छी तरीके से बैठ जाना चाहिए। साथ ही साथ आपको एक पॉइंट ये भी सीखने को मिलेगा कि एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक के अंदर के जो चैप्टर है उसके अंदर कौन से कोर एरिया हैं, किस एरिया से क्वेश्चंस बनने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है, किस एरिया पे आपको कितना समय देना है, कहां पे ज्यादा समय देने की जरूरत है, कहां पे कम समय देने की जरूरत है। यानी आप इस एनालिसिस के थ्रू आप अपने समय को स्मार्ट तरीके से कैसे यूटिलाइज करें, ये भी आप सीख पाएंगे। क्योंकि समय को, टाइम को स्मार्ट तरीके से यूटिलाइज करना आपको पता होना चाहिए, और आप अपने समय को, अपने टाइम को स्मार्ट तरीके से तभी यूटिलाइज कर पाएंगे जब आपको एनसीईआरटी की बुक का पढ़ने का अप्रोच और यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एग्जाम के क्वेश्चंस पूछने का जो एंगल होता है वो आपके दिमाग में अच्छी तरीके से बैठ जाए। तो आइए डिस्कस करते हैं। स्कंदगुप्त को लेकर के स्टेट पीसीएस एग्जाम में मल्टीपल टाइम क्वेश्चंस पूछे गए हैं। जो भी कॉन्सेप्ट या फैक्ट स्टेट पीसीएस एग्जाम में मल्टीपल टाइम पूछा जाता है, यूपीएससी के प्रीलिम्स एग्जाम में उस पॉइंट पे क्वेश्चंस बनने की पॉसिबिलिटीज काफी ज्यादा होती है। तो ऐसे में स्कंदगुप्त के अंदर अभी आपको कुछ ऐसे पॉइंट सीखने को मिलेंगे जो यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा, एंगल होगा क्वेश्चंस बनने का। साथ ही साथ स्टेट पीसीएस एग्जाम के लिए भी ये एक इंपॉर्टेंट एंगल है स्कंदगुप्त। गुप्त साम्राज्य के प्रमुख शासकों के अंतर्गत, गुप्त साम्राज्य के प्रमुख शासकों में श्रीगुप्त आते हैं, और श्रीगुप्त का जो टाइम लाइन है वो 240 ईस्वी से 280 ईस्वी है। गुप्त साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? श्रीगुप्त थे। गुप्त साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? श्रीगुप्त थे। ये कुछ बेसिक पॉइंट है गुप्त साम्राज्य को लेकर के। जब ये कुछ बेसिक पॉइंट होते हैं जो एनसीईआरटी लेवल का है, अगर वो बेसिक पॉइंट अगर आपको पता होगा तो ये एनालिसिस और अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो इसलिए मैं आपको इसके स्कंदगुप्त के क्वेश्चंस को डिस्कस करने से पहले कुछ बेसिक पॉइंट आपको बता दे रहा हूं जो आपको इस एनालिसिस को समझने में आपकी मदद करेगा। गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? श्रीगुप्त ने की थी। श्रीगुप्त की टाइमलाइन क्या है? 240 ईस्वी से 280 ईस्वी। इसके बाद घटोत्कच आते हैं। ये घटोत्कच की टाइमलाइन 280 से 320 ईस्वी है। चंद्रगुप्त फर्स्ट, समुद्रगुप्त के बारे में इससे पहले के वीडियो में हमने एनालिसिस किया है। समुद्रगुप्त को लेकर के जितने भी क्वेश्चंस यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एग्जाम में पूछे गए थे उस एंगल को हमने पीछे के वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया है। चंद्रगुप्त द्वितीय का भी डिस्कशन हो गया है। चंद्रगुप्त द्वितीय का भी डिस्कशन हो गया है, जिनकी टाइमलाइन 380 से 415 ईस्वी है। आज का जो डिस्कशन का पॉइंट है वो है स्कंदगुप्त, जिसकी टाइमलाइन है 455 से लेकर के 467 ईस्वी। स्कंदगुप्त को लेकर के जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, हुड़ों ने भारत पर आक्रमण किया था किसके शासनकाल में? हुड़ों ने भारत पर आक्रमण किया था किसके शासनकाल में? हुड़ों ने भारत पर आक्रमण किया था किसके शासनकाल में? स्कंदगुप्त के शासनकाल में। हुड़ों का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ? स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ। इसी पॉइंट को लेकर के और भी तरीके से क्वेश्चंस पूछे गए। कौन सा राजवंश हुड़ों के आक्रमण से अत्यंत प्रभावित हुआ? कौन सा राजवंश हुड़ों के आक्रमण से अत्यंत प्रभावित हुआ? गुप्त राजवंश हुड़ों के आक्रमण से अत्यंत प्रभावित हुआ। गुप्त राजवंश हुड़ों के आक्रमण से अत्यंत प्रभावित हुआ। अब आप देख रहे हैं कि दो क्वेश्चंस जो मैं आपके सम्मुख रखा हूं वो दोनों क्वेश्चंस हुड़ों के आक्रमण पे पूछे गए।
थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है। निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने हुड़ों पर विजय प्राप्त की? निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने हुड़ों पर विजय प्राप्त की? निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने हुड़ों पर विजय प्राप्त की? स्कंदगुप्त ने हुड़ों को पराजित किया। स्कंदगुप्त ने हुड़ों को पराजित किया। स्कंदगुप्त ने हुड़ों पर विजय प्राप्त की। तीन क्वेश्चंस अभी हमने आपके सम्मुख रखा, वो तीनों क्वेश्चंस हुड़ों के आक्रमण के एंगल पे पूछे गए हैं। तो इससे क्लियर हो रहा है कि स्कंदगुप्त के शासनकाल में जो हुड़ों का आक्रमण हुआ, क्वेश्चंस बनने का एक इंपॉर्टेंट एंगल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, गुप्त सम्राट जिसने हुड़ों को पराजित किया। गुप्त सम्राट जिसने हुड़ों को पराजित किया। तो किस गुप्त सम्राट ने हुड़ों को पराजित किया? स्कंदगुप्त ने पराजित किया। 4 के 4 क्वेश्चंस स्कंदगुप्त से रिलेटेड है, जो हुड़ों के आक्रमण के एंगल पे पूछे गए हैं। तो एक इंपॉर्टेंट एंगल है स्कंदगुप्त के क्वेश्चन बनेगा। अब आप जब स्कंदगुप्त को पढ़ रहे हैं, तो स्कंदगुप्त पे स्टेट पीसीएस एग्जाम में आपने देखा कि मल्टीपल टाइम क्वेश्चंस पूछे गए। तो ऐसे में आप एनसीईआरटी, जो भी एनसीईआरटी सोर्स आप यूटिलाइज करो, एनसीईआरटी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर टेस्ट सीरीज, वहां पे अगर आपको हुड़ों के बारे में और स्कंदगुप्त के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन सीखने को मिलती है जो यहाँ पे नहीं है, तो आपको क्या करना, उस इंफॉर्मेशन को ऐड कर लेना। यही पढ़ने के स्मार्ट अप्रोच होता है। जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं तो वहां से आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक का पता चलता है कि इस टॉपिक के मल्टीपल टाइम क्वेश्चंस पूछे गए, तो उस टॉपिक के बारे में कुछ जो भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आपको एनसीईआरटी की वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हो, टेस्ट सीरीज आप सॉल्व कर रहे हो, मैक्स जो भी टेस्ट सीरीज आप सॉल्व कर रहे हो, वहां से जो भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आपको स्कंदगुप्त को लेकर के, हुड़ों के आक्रमण को लेकर के मिल रही, उसको आपको क्या करना चाहिए, ऐड कर लेना चाहिए। यही पढ़ने का स्मार्ट अप्रोच होता है, तरीका होता है। इससे आप उन कंटेंट को, उन फैक्ट को पढ़ पाएंगे जो एग्जाम के अप्रोच से इंपॉर्टेंट होते हैं। इस प्रकार आप जो बेकार के फैक्ट होते हैं, जिसका एग्जाम से कोई रिलेशन नहीं होता, कोई संबंध नहीं होता, उन बेकार के फैक्ट को, उन अनर्गल फैक्ट को पढ़ने से आप बच जाते हैं। स्कंदगुप्त ने हुड़ों को पराजित किया। ये हमें किस अभिलेख से पता चलता है? भीतरी स्तंभ अभिलेख से पता चलता है कि स्कंदगुप्त ने हुड़ों को पराजित किया। भीतरी स्तंभ अभिलेख से पता चलता है कि स्कंदगुप्त ने हुड़ों को पराजित किया। ये भीतरी स्तंभ अभिलेख यूपीएससी एग्जाम में क्वेश्चंस बनने का एक इंपॉर्टेंट एंगल है। भीतरी स्तंभ अभिलेख यूपीएससी एग्जाम में क्वेश्चंस बनने का, यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम में क्वेश्चंस बनने का एक इंपॉर्टेंट एंगल है। क्यों? क्योंकि इससे पहले जब मौर्य साम्राज्य का हमने एनालिसिस किया था, तो उस एनालिसिस में हमने आपको दिखाया था कि जो अभिलेख है मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत, जो आप अभिलेख के टॉपिक्स आप पढ़ते हैं, जो आप मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत, मौर्य साम्राज्य के थ्रू और जो आपको अभिलेख के बारे में सीखने को मिलता है, अभिलेख के एंगल पर मल्टीपल टाइम मौर्य साम्राज्य में क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो मौर्य साम्राज्य टॉपिक पे जो क्वेश्चंस बनता है, वो मैक्सिमम क्वेश्चंस मौर्य साम्राज्य के अभिलेख पर बनता है। तो इसलिए अभिलेख एक इंपॉर्टेंट एंगल है क्वेश्चन बनने का, और यूपीएससी एग्जाम में अभिलेख पर मल्टीपल टाइम क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो इसलिए भीतरी स्तंभ अभिलेख, इस पॉइंट पे अभी यूपीएससी एग्जाम में क्वेश्चन इससे पूछा नहीं गया, लेकिन फ्यूचर में इस पॉइंट पे क्वेश्चन बनने की संभावना काफी ज्यादा है। तो स्कंदगुप्त के अंतर्गत एक इंफॉर्मेशन आपको क्या सीखने को मिल रहा है? स्कंदगुप्त ने हुड़ों को पराजित किया, और इसकी जानकारी आपको किस अभिलेख से मिलती है? भीतरी स्तंभ अभिलेख से मिलती है, जो कहां पे स्थित है? उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में स्थित है। जो उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में स्थित है। जो उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में स्थित है। जो उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट, जो कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आप स्कंदगुप्त से के बारे में आप जान सकते हैं। सुदर्शन झील की मरम्मत किसने करवाई थी? स्कंदगुप्त ने कराई थी। सुदर्शन झील की मरम्मत स्कंदगुप्त ने कराई थी।
जो कहां पे स्थित है, गिरनार पर्वत पर, जो कहां पे स्थित है, गिरनार पर्वत। और गिरनार पर्वत कहां पे है, गुजरात में। गिरनार पर्वत कहां पे है, गिरनार पर्वत किस स्टेट में है, गुजरात, गुजरात में। जो गिरनार पर्वत है ये किस राज्य में है, गुजरात में। स्कंदगुप्त ने सुदर्शन झील की, स्कंदगुप्त ने सुदर्शन झील की मरम्मत कराई थी। सो गिरनार पर्वत पर स्थित है। गिरनार पर्वत किस राज्य में है, गुजरात में। ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आपको स्कंदगुप्त को लेकर के मिल रहा है। यही काम आपको भी करना है। स्कंदगुप्त का आक्रमण एक इंपॉर्टेंट एंगल है क्वेश्चन बनने का। तो एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक में जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आपको सीखने को मिलता है वो आपको क्या करना है, ऐड कर लेना। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पॉइंट ये जो हुड़ थे, ये हुड़ किस क्षेत्र से आए थे, किस रीजन से आकर के भारत पर इन्होंने अटैक किया था। हुड़ों का जो क्षेत्र था वो मध्य एशिया। हुड़ों जो हुड़ थे ये किस रीजन में थे, मध्य एशिया क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। हुड़ों का अधिकार क्षेत्र किस रीजन पे था, मध्य एशिया से। मध्य एशिया से होते हुए अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से होते हुए पाकिस्तान, पाकिस्तान से होते हुए इन्होंने भारत पर क्या किया था, आक्रमण किया था। तो हुड़ों का जो क्षेत्र था वो क्या था, मध्य एशिया का क्षेत्र था। हुड़ों ने किस क्षेत्र से भारत पर आक्रमण किया, हुड़ों ने किस क्षेत्र से भारत पर आक्रमण किया था, हुड़ों ने मध्य एशिया के क्षेत्र से भारत पर आक्रमण किया था। हुड़ों का क्षेत्र क्या था, मध्य एशिया। और इस क्षेत्र के अंतर्गत अफगानिस्तान, पाकिस्तान से होते हुए उन्होंने भारत पर क्या किया था, आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस एक बंदरगाह से संचालित होता था। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस एक बंदरगाह से संचालित होता था, किस बंदरगाह से संचालित होता था। ये जो क्वेश्चन है आईएएस एग्जाम 1999 में पूछा गया है। आईएएस एग्जाम 1999 में पूछा गया है कि गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार किस बंदरगाह से संचालित होता था। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार किस बंदरगाह से संचालित होता था। इसका आंसर है, इसमें ऑप्शन है, पहला ऑप्शन ताम्रलिप्त, भड़ौच, कल्याण, कामले। जो सही आंसर होगा वो होगा ताम्रलिप्त। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ताम्रलिप्त ऐसा बंदरगाह था जिसके अंतर्गत गुप्त साम्राज्य का उत्तर भारतीय व्यापार संचालित होता था। अब एक ऐसा क्वेश्चन है, अभी आप देखेंगे कि यहां पे अगर देखा जाए तो ताम्रलिप्त बंदरगाह से भी उत्तर भारतीय व्यापार संचालित होता था, भड़ौच से भी उत्तर भारतीय व्यापार संचालित होता था, कल्याण से भी उत्तर भारतीय व्यापार संचालित होता था, काम्बे से भी उत्तर भारतीय व्यापार संचालित होता था। तो आंसर यूपीएससी आईएएस एग्जाम में जो क्वेश्चन आया इसका सही आंसर ताम्रलिप्त ही क्यों है, जबकि चारों बंदरगाह ऐसे बंदरगाह है जिससे गुप्त साम्राज्य का उत्तर भारतीय व्यापार संचालित होता था, लेकिन यूपीएससी ने सही आंसर ताम्रलिप्त को ही क्यों माना। और इस टाइप के क्वेश्चंस आपको प्रत्येक वर्ष यूपीएससी एग्जाम में देखने को मिलते हैं। चार के चारों ऑप्शन एक ही एंगल से सेट होते हैं, लेकिन उसमें से सही आंसर क्या होता है, कैसे होता है, अभी मैं आपको बताऊंगा। इस एंगल पे बच्चे आते हुए क्वेश्चंस को गलत कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ताम्रलिप्त बंदरगाह, भड़ौच, कल्याण, काम्बे, ये चारों ऐसे बंदरगाह हैं जिससे गुप्त साम्राज्य का उत्तर भारतीय व्यापार संचालित होता था, लेकिन आंसर में केवल क्या है, ताम्रलिप्त है। और अगर इसी क्वेश्चंस को दूसरे एंगल से पूछा जाता कि 1 2 करेक्ट, 2 3rd करेक्ट, 1 2 3 करेक्ट, सभी करेक्ट, 1 2 3rd 4 सभी करेक्ट, सही तब इसका आंसर क्या होता, इस चार के चारों ऑप्शन सही होते, क्योंकि चारों बंदरगाह से गुप्त साम्राज्य का उत्तर भारतीय व्यापार संचालित होता था। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन तो ऐसा है नहीं, यहाँ पे सीधे 4 ऑप्शन दे दिया गया है
और एक 4 ऑप्शन ऐसे हैं जिससे गुप्त साम्राज्य का उत्तर भारतीय व्यापार संचालित हो रहा है, तो सही आंसर कौन सा होगा? अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन सा है, क्योंकि चारों से उत्तर भारतीय व्यापार संचालित हो रहा है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ताम्रलिप्त। क्यों होगा अभी मैं आपको बताता हूं। देखिए ताम्रलिप्त बंदरगाह ये किस रीजन में है? प्रेजेंट टाइम में पश्चिम बंगाल में स्थित है। ताम्रलिप्त बंदरगाह का क्षेत्र है। ताम्रलिप्त बंदरगाह बंगाल का एक प्रमुख बंदरगाह था। ताम्रलिप्त बंदरगाह बंगाल का एक प्रमुख बंदरगाह था। प्रेजेंट टाइम में ताम्रलिप्त किस राज्य में लोकेटेड है? पश्चिम बंगाल में। ताम्रलिप्त बंगाल का एक प्रमुख बंदरगाह था। देखिए ताम्रलिप्त बंगाल का एक प्रमुख बंदरगाह था, एक ऐसा बंदरगाह था, इस बंदरगाह से सर्वाधिक व्यापार संचालित होते थे। ताम्रलिप्त बंगाल का एक प्रमुख बंदरगाह था जहां से गुप्त साम्राज्य का उत्तर भारतीय व्यापार सर्वाधिक संचालित होता था। यानी बड़े पैमाने पर इन बंदरगाहों में से इन 4 बंदरगाहों में से बड़े पैमाने पर उत्तर भारतीय व्यापार किससे संचालित होता था? ताम्रलिप्त बंदरगाह से संचालित होता था। भड़ौत से भी होता था, कल्याण से भी होता था, काम्बे से भी होता था, लेकिन बड़े पैमाने पर सर्वाधिक व्यापार इस ताम्रलिप्त बंदरगाह के थ्रू आउट गुप्त साम्राज्य का बड़े पैमाने पर उत्तर भारतीय व्यापार संचालित होता था। तो यही रीजन है कि आंसर को क्या माना गया? ताम्रलिप्त, क्योंकि भड़ौत से भी हो रहा है, कल्याण से भी हो रहा है, काम्बे से हो रहा है, लेकिन बड़े पैमाने पर सर्वाधिक व्यापार किस बंदरगाह से हो रहा है? ताम्रलिप्त बंदरगाह से हो रहा है, बड़े पैमाने पर। यानी अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए जहां पे आप बोलोगे कि चार के चारों आंसर सही है, बट आपको केवल एक ही सिलेक्ट करना है, तो आपको ये पता करना है कि इसमें से मेन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, सबसे ज्यादा मेन कौन है, प्रमुख कौन है, उसमें सब लीडर कौन है, सबका बॉस कौन है। तो जो जिसका रोल सबसे ज्यादा होगा, जिसकी भूमिका सबसे ज्यादा होगा, वही उसका सही आंसर होगा। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा भूमिका किसकी है? ताम्रलिप्त बंदरगाह की। क्यों? क्योंकि उत्तर भारतीय व्यापार बड़े पैमाने पर ताम्रलिप्त बंदरगाह से ही संचालित होता था। तो इस तरीके से आपको देखना है, जब भी कभी आपको किसी क्वेश्चन में, और ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी एग्जाम में, खास तौर से यूपीएससी एग्जाम में प्रत्येक वर्ष आपको देखने को मिल जाएंगे। आपको लगेगा कि 4 के चारों आंसर सही है, लेकिन आपको उसमें से केवल एक सिलेक्ट करना है। तो कौन सा सिलेक्ट करोगे? जिसका रोल सबसे ज्यादा होगा, जिसकी भूमिका सबसे ज्यादा होगी, वो इसका सही आंसर होगा। इस ताम्रलिप्त बंदरगाह के अंतर्गत उत्तर भारतीय व्यापार दक्षिण पूर्व एशिया से संचालित होता था। ताम्रलिप्त बंदरगाह के अंतर्गत उत्तर भारतीय व्यापार दक्षिण पूर्व एशिया से संचालित होता था। यानी इस ताम्रलिप्त बंदरगाह के अंतर्गत उत्तर भारतीय व्यापार इस दक्षिण पूर्व एशिया से क्या होता था? संचालित होता था। ताम्रलिप्त बंदरगाह के अंतर्गत उत्तर भारतीय व्यापार दक्षिण पूर्व एशिया से संचालित होता था। इस दक्षिण पूर्व एशिया में देखें तो कौन कौन सी कंट्री आते हैं? सुमात्रा, जावा, मलेशिया, इंडोनेशिया, म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम आदि। तो दक्षिण पूर्व एशिया में प्रमुख कंट्री, मुख्य देश कौन कौन से आते हैं? सुमात्रा, जावा, मलेशिया, इंडोनेशिया, म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम आदि। तो अब आपको इन कंट्री को, इन देश को अगर आपको मैप पे देखना है, तो आपको क्या करना है? मैप, वर्ल्ड का मैप आपको देखना है। उस वर्ल्ड के मैप में आप दक्षिण पूर्व एशिया के जब पार्ट में जाएंगे तो ये सभी कंट्री आपको वहां पे देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। इसके बाद कल्याण की बात करें तो कल्याण एक भड़ौच जो है ये गुजरात के पश्चिमी तट पर, भड़ौच बंदरगाह जो गुजरात के किस तट पर है? पश्चिमी तट पर। गुजरात के पश्चिमी तट पर भड़ौच बंदरगाह गुजरात के पश्चिमी तट पर स्थित है। किसके? नर्मदा नदी के मुहाने पर। भड़ौच बंदरगाह गुजरात के पश्चिमी तट पर स्थित है, नर्मदा नदी के मुहाने पर। तो ये जो आपका भड़ौच बंदरगाह है किस नदी के मुहाने पर स्थित है? नर्मदा नदी के मुहाने पर स्थित है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक पठार से निकलती है। किसी नदी का 2 पॉइंट होता है, एक पॉइंट होता है वर्जिन पॉइंट, जहां से नदी निकल रही है,
दूसरा पॉइंट होता है नदी जहां पर अपने जल को गिरा रही है। तो जहां पे नदी अपने जल को गिराती है, यानी नदी जहां पर महासागर से कनेक्ट होती है, नदी जहां पर ओशियन से कनेक्ट होती है, महासागर से कनेक्ट होती है, उसे नदी का माउथ कहते हैं, उसे नदी का मुहाना कहते हैं। नदी का माउथ क्या होता है, नदी का मुहाना क्या होता है, नदी का मुहाना क्या होता है, मुहाने क्या होते हैं, जहां पे रिवर ओशियन से, सागर से, महासागर से क्या होती है, कनेक्ट होती है, उसी को हम रिवर का, नदी का माउथ कहते हैं, नदी का मुहाना कहते हैं। तो जो नर्मदा रिवर्स है, नर्मदा रिवर्स यहां से निकल करके वो कहां पे आके गिरती है, अरब सागर में। नर्मदा रिवर, आपकी जो नर्मदा रिवर है ये मध्य प्रदेश के अमरकंटक पठार से निकल करके वो आकर के कहां पे अपने जल को गिराती है, अरब सागर में, यहाँ पे। तो ये जो है नर्मदा रिवर का माउथ है। तो इस माउथ पे आपका जो भड़ोच बंदरगाह है स्थित है। अब आप देख रहे हैं हिस्ट्री के थ्रू आपको ज्योग्राफी भी सीखने को मिल रहा है, क्योंकि आप यूपीएससी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आप किसी सब्जेक्ट को अलग नहीं मान सकते, वो सभी सब्जेक्ट, सभी टॉपिक्स एक दूसरे से कनेक्टेड है। और यही पढ़ने का सही अप्रोच, सही एंगल भी है कि आप अलग अलग एंगल से नहीं देख रहे हो कि अलग अलग है, आप ये देख रहे हो कि सभी टॉपिक, सभी सब्जेक्ट एक दूसरे से कनेक्टेड है। कल्याण, कल्याण की बात करें तो महाराष्ट्र के पश्चिमी तट पर स्थित है। कल्याण बंदरगाह महाराष्ट्र के पश्चिमी तट पर स्थित है। इस कल्याण बंदरगाह से गुप्त साम्राज्य का उत्तर भारतीय व्यापार संचालित होता था। कांबे की बात करें, गुजरात के पश्चिमी तट पर, कांबे भी गुजरात के पश्चिमी तट पर स्थित है। कांबे बंदरगाह भी गुजरात के पश्चिमी तट पर स्थित है। ये गुप्त साम्राज्य के अंतर्गत जो ये प्रमुख शासक है, प्रमुख शासक, आपको जो प्रमुख शासक है वो पता होना चाहिए, और आपको ये पता होना चाहिए कि इनकी टाइमलाइन क्या है, क्योंकि टाइमलाइन कभी कभी आपसे बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में आपसे पूछ लेता है कि किस शासक की टाइमलाइन क्या है। इन शासकों को आप बढ़ते क्रम में, जैसे ये शासक है, इसमें से इस एंगल से क्वेश्चन बन जाएगा इस पॉइंट में कि इन शासकों को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करिए, घटते क्रम में व्यवस्थित करिए इनकी टाइमलाइन के आधार पर। तो इसलिए टाइमलाइन एक इंपॉर्टेंट एंगल होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुड़ आक्रमण से जब रोमन साम्राज्य समाप्त हो गया, हुड़ों के आक्रमण से जब रोमन साम्राज्य समाप्त हो गया, हुड़ों के आक्रमण से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आईएएस एग्जाम 1999 में पूछा गया। ये क्वेश्चन आईएएस एग्जाम 1999 में पूछा गया है। गुप्त काल में, ये पॉइंट हो गया गुप्त काल में। हाँ, हुड़ आक्रमण से जब रोमन साम्राज्य समाप्त हो गया तो भारतीय व्यापार अधिक किस पर निर्भर हो गया? हुड़ों के आक्रमण के कारण जब रोमन साम्राज्य समाप्त हो गया तो जो भारतीय व्यापार था वो अधिक किसके ऊपर निर्भर हो गया? तो जो भारतीय व्यापार है अधिक दक्षिण पूर्व एशिया के ऊपर निर्भर हो गया। इसका आंसर क्या होगा? किसके ऊपर निर्भर हो गया? दक्षिण पूर्व एशिया के ऊपर निर्भर हो गया। हुड़ों के आक्रमण से जब गुप्त साम्राज्य का हुड़ों के आक्रमण से जब रोमन साम्राज्य का पतन हो गया, रोमन साम्राज्य जब समाप्त हो गया तो जो भारतीय व्यापार अधिक किसके ऊपर निर्भर हो गया? दक्षिण पूर्व एशिया के व्यापार पर। जो भारतीय व्यापार है वो अधिक किसके ऊपर निर्भर हो गया? दक्षिण पूर्व एशिया के व्यापार पर निर्भर हो गया। ये यूपीएससी एग्जाम, आईएएस एग्जाम 1999 में क्वेश्चन पूछा गया। तो इस क्वेश्चन के एंगल में आप देख रहे हैं कि ये जो उत्तर भारतीय व्यापार दक्षिण पूर्व एशिया के साथ हो रहा है, ताम्रलिप्त बंदरगाह के अंतर्गत, ये क्वेश्चंस बनने का एक इंपॉर्टेंट एंगल है। इस जोन से यूपीएससी एग्जाम, आईएएस एग्जाम 1999 और आईएएस एग्जाम 1999 में 2 बार क्वेश्चंस पूछा जा चुका है। एक क्वेश्चन आईएएस एग्जाम 2011 में भी इसी एंगल से पूछा गया। अब देखिए, आईएएस एग्जाम 1999 में किस पॉइंट पे क्वेश्चन पूछा गया? दक्षिण पूर्व एशिया
को आधार बना करके क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन पूछने का एक इंपॉर्टेंट एंगल है और इसी एंगल पे का क्वेश्चन पूछा जा रहा है 2011 में, आईएएस एग्जाम 2011 में। इससे क्या पता चला, इस एनालिसिस से क्या सीखने को मिल रहा है? ये सीखने को मिल रहा है कि आपको एटलीस्ट कम से कम 30 से 32 वर्ष के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना चाहिए और विगत वर्षों में यूपीएससी एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके अंदर के जो 4 ऑप्शन आपको सीखने को मिलते हैं उस 4 ऑप्शन को अच्छे तरीके से एनालिसिस करना चाहिए, उसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेनी चाहिए क्योंकि एक इंपॉर्टेंट एंगल होता है क्वेश्चन बनने का। तो इस जोन पे दक्षिण पूर्वी एशिया को लेकर के 2 बार क्वेश्चन बन चुका है, था 99 में 2 बार, एक बार आईएएस एग्जाम 99 में, एक बार फिर आईएएस एग्जाम में 1999 पूछा गया और फिर इसी एंगल, इसी पॉइंट, इसी दक्षिण पूर्व एशिया को आधार बना करके आईएएस एग्जाम 2011 में भी क्वेश्चन पूछा गया। 2011 में जो क्वेश्चन पूछा गया वो क्या था? भारत दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ, भारत दक्षिण पूर्व एशिया के साथ बंगाल की खाड़ी के अंतर्गत, भारत दक्षिण पूर्व एशिया के साथ बंगाल की खाड़ी के साथ भारत, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत दक्षिण पूर्व एशिया के साथ बंगाल की खाड़ी के अंतर्गत, बंगाल की खाड़ी के थ्रू आउट जो व्यापार करता है उसे कौन सी कंडीशन सुगम बनाता है? कौन सी ऐसी कंडीशन है जो उसे आसान बना देता है? भारत देश दक्षिण पूर्व एशिया के साथ बंगाल की खाड़ी के अंतर्गत जो भारतीय व्यापार करता है, जो व्यापार होता है, इस भारत देश का बंगाल की खाड़ी के अंतर्गत इस दक्षिण पूर्व एशिया के साथ जो व्यापार होता है, इस व्यापार को क्या आसान बना, कौन सी कंडीशन इसको आसान बना देती है? इसका आंसर होगा बंगाल की खाड़ी में चलने वाली मानसून हवाओं ने समुद्री यात्राओं को सुगम बना दिया था। तो जो बंगाल की खाड़ी में चलने वाली मानसूनी हवाएं होती है वो इस व्यापार को सुगम बना देती हैं, वो इस व्यापार को आसान बना देती हैं। भारत देश का बंगाल की खाड़ी के अंतर्गत दक्षिण पूर्व एशिया के साथ जो व्यापार होता है, जो आयात निर्यात होता है, जो व्यापार होता है, उसे कौन सी दशाएं उसको आसान बना देती हैं? भारतीय मानसून हवाएं। बंगाल की खाड़ी में चलने वाली मानसून हवाओं ने समुद्री यात्राओं को सुगम बना दिया, आसान बना दिया। इस बंगाल की खाड़ी में जो चलने वाली मानसूनी हवाएं होती हैं, कौन सी हवाएं? बंगाल की खाड़ी में चलने वाली मानसूनी हवाओं ने समुद्री यात्राओं को सुगम बना दिया, आसान बना दिया, क्योंकि इन मानसूनी हवाओं की दिशा साल भर में चेंज होती है। साल भर में इस बंगाल की खाड़ी में जो मानसूनी हवाएं चलती हैं इनकी डायरेक्शन चेंज होती है। एक बार इनकी डायरेक्शन साउथ ईस्ट से इस डायरेक्शन में होती है और आफ्टर दैट फिर इस डायरेक्शन से होती है, इस डायरेक्शन में होती है। तो इस रीजन में जो मानसूनी हवाएं इनकी दिशा परिवर्तित होती रहती है। बंगाल की खाड़ी के अंतर्गत जो मानसूनी हवाएं हैं इनकी दिशा में, इनकी डायरेक्शन में चेंज होता है, परिवर्तन होता है, जिस कारण से भारतीय व्यापार बंगाल की खाड़ी के अंतर्गत दक्षिण पूर्व एशिया के साथ आसानी से हो जाता है। यानी ये जो मानसूनी हवाएं जो है ये भारतीय व्यापार को बंगाल की खाड़ी के साथ, भारतीय व्यापार जो बंगाल की खाड़ी के अंतर्गत दक्षिण पूर्व एशिया से होता है, इस भारतीय व्यापार को कौन सी हवाएं आसान बनाती है? मानसूनी हवाएं इसको आसान बना देती है। तो आप देख रहे हैं कि फिर उसी दक्षिण पूर्व एशिया के एंगल पे क्वेश्चन पूछा गया और ये फैक्ट एनसीईआरटी की बुक में आपको देखने को मिल जाएगा। ये फैक्ट आपको ओल्ड एनसीईआरटी की बुक में लिखा गया है। सतीश चंद्र की बुक जो मध्यकालीन भारत है उसके अंतर्गत वहां पे ये फैक्ट आपको देखने को मिल जाएगा कि जो मानसूनी हवाएं वो भारतीय व्यापार को दक्षिण पूर्व एशिया के साथ, उन जो मानसूनी हवाएं हैं भारतीय व्यापार को जो बंगाल की खाड़ी से के अंतर्गत दक्षिण पूर्व एशिया से होता है उसको क्या करती है? आसान बना देती है, उसको सुगम बना देती है। तो इस एनालिसिस से आपको मल्टीपल अप्रोच, मल्टीपल एंगल सीखने को मिला होगा। आई होप दैट ये एनालिसिस आपको समझ आया होगा। अब हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ओके बाय।